नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। उत्तराखंड की तमाम खबरें बुलेटिन में आपको बताएंगे। सबसे पहले बात देहरादून की। देहरादून सचिवालय में इस वक्त धामी कैबिनेट की अहम मीटिंग जारी है। कैबिनेट की बैठक में कार्मिक, राजस्व, शिक्षा विभाग से जुड़े प्रस्ताव आ सकते हैं। निकायों में ओबीसी आरक्षण की नियमावली भी कैबिनेट में पेश हो सकती है। तो धामी कैबिनेट की अहम मीटिंग, और यहां पर सचिवालय में धामी कैबिनेट की मीटिंग इस वक्त जारी है। 30 अहम प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। राजस्व से जुड़े प्रस्ताव भी आ सकते हैं और शिक्षा विभाग से जुड़े प्रस्ताव भी संभव है। तो देहरादून में धामी कैबिनेट की मीटिंग इस वक्त जारी है। कैबिनेट के तमाम मंत्री इस वक्त बैठक में मौजूद हैं और कई अहम प्रस्तावों के आने की संभावना है। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति के मामले को लेकर 3 सदस्यों की कमेटी ने शासन को रिपोर्ट सौंप दी है। कमेटी ने ब्लॉक ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त करने को लेकर रिपोर्ट सौंपी है। ब्लॉक ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त करने पर फैसला होना है। आपको बता दें कि जिला पंचायतों के अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त करने के बाद ब्लॉक प्रमुखों और ग्राम प्रधानों ने सीएम धामी से मुलाकात कर ब्लॉक और ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किए जाने की मांग की थी, जिसके बाद पंचायत विभाग ने 3 सदस्यों की कमेटी बनाई थी। कोटद्वार में बाहरी लोगों के लिए अब लाइसेंस जरूरी कर दिया गया है। कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूरी ने नगर आयुक्त और पुलिस प्रशासन के साथ बैठक कर कोटद्वार में सभी लोकल सब्जी और फल विक्रेताओं के लिए लाइसेंस और आईडी कार्ड जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही बाहरी लोगों को बिना लाइसेंस के शहर में किसी तरह का व्यापार करने पर पाबंदी लगाई गई है। खासतौर पर सब्जी और फल विक्रेताओं पर फोकस रहेगा। बिना लाइसेंस के बाहरी व्यक्ति कोटद्वार में सामान नहीं बेच पाएंगे। नगर निगम और एएसपी के साथ बैठक में ये निर्णय हुआ है कि हमारे जितने भी ठेली वाले लोकल हमारे कोटद्वार के हैं, उनका लाइसेंस जारी होगा और एक जो कार्ड होगा वो उनको अपनी ठेलियों पे लगाना होगा। साथ ही साथ हम उनको एक आइडेंटिटी कार्ड देंगे जिसको उन्हें हर समय अपने गले में पहनना होगा। जो लोकल नहीं है उनको बिना लाइसेंस के कोटद्वार में कोई भी व्यापार करने की इजाजत नहीं होगी। खासकर सब्जी और फल वाले जो हैं, जिनके पास अगर लाइसेंस नहीं है, परमिशन नहीं है, वो यहाँ पर अपने व्यापार नहीं कर पाएंगे। रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शीतकालीन चारधाम यात्रा की शुरुआत की, जिसके बाद सरकार की पहल की हर तरफ तारीफ की जा रही है। वहीं धामी सरकार भी शीतकालीन चारधाम यात्रा को बढ़ावा देने पर पूरा ध्यान दे रही है। वहीं शीतकालीन यात्रा को प्रमोट करने के लिए जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खरसाली मुखबा जाएंगे और वहां पर शीतकालीन यात्रा को लेकर कार्यक्रम होंगे। वहीं कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री भी शामिल होंगे। यात्रा को और प्रोत्साहित करने के लिए अब यमुनोत्री के खरसाली में, गंगोत्री के मुखवा में और बद्रीनाथ के ज्योतिर्मठ में, जोशीमठ में से भी इस यात्रा का जल्द ही प्रोत्साहन करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्रीगण यात्रा में शामिल होंगे और यात्रा को प्रोत्साहित करेंगे। चारधाम यात्रा में अभी 5 महीने बाकी है, लेकिन सरकार इस बार अभी से अगले सीजन की तैयारी में जुट गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को चारधाम पर बड़ी मीटिंग की और सभी पक्षों से साथ बातचीत के साथ साथ अभी से व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। देखिए। हर साल होने वाली चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का फोकस भी चारधाम यात्रा पर है। अगले साल होने वाली चारधाम यात्रा के लिए मुख्यमंत्री ने अभी से काम शुरू करने को कहा है। मंगलवार को सचिवालय में मुख्य सचिव, डीजीपी समेत यात्रा से जुड़े विभागों को अभी से तैयारी करने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा, यात्रा से जिनका भी हित जुड़ा है, सभी पक्षों से बात की जाए।
वहीं हरिद्वार से लेकर बद्रीनाथ तक अभी से व्यवस्था फिट की जाए। पिछली यात्राओं का जो अनुभव है उसमें और क्या हम अच्छा कर सकते हैं, जहां पर भी जो भी पिछले यात्राओं में कमियां रही हैं उनको ठीक करने के लिए अभी से हम उसकी तैयारी शुरू कर रहे हैं, जिससे कि जो हमारी 2025 की यात्रा है वो यात्रा और अच्छी हो, बिना किसी विघ्न बाधा के हो, हर दृष्टि से लोगों के लिए आवागमन अच्छा हो और हमारे चार धाम से जुड़े हुए जो हमारे व्यापारी हैं, होटल वाले, ढाबे वाले, घोड़े खच्चर वाले, टेंट वाले, उन सब की भी बात सुन के, तीर्थ पुरोहितों की बात सुन के, धार्मिक सभा के लोगों की बात सुनकर, उनके भी सुझाव लेकर हम उसको अमल में लाएंगे। यात्रा प्राधिकरण बनाने की दिशा में भी ठीक ठोस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। सभी से बात करके वह भी जो है एक बड़ा हमारे लिए भविष्य के लिए अच्छा माध्यम बनेगा कि यात्रा हमारी सुचारू रूप से चलेगी। साथ में जो शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की गई है उस यात्रा को ठोस रूप देना और लोगों तक बात पहुंचाने के लिए। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि शीतकालीन यात्रा को भी प्रमोट किया जाए और देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी सभी व्यवस्थाएं की जाएं। वहीं सरकारी गेस्ट हाउस बुकिंग पर 25% छूट देने का भी प्लान है। चारधाम यात्रा की अभी से तैयारियों का तीर्थ पुरोहितों ने भी स्वागत किया है। बहुत ही अच्छी पहल है माननीय मुख्यमंत्री की और उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि अगर अभी से हम सोचेंगे इसके लिए तो तभी जो है पिछली बार बड़ी स्थितियां थोड़ा खराब हो गई थी, तो मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री इसके लिए बहुत ही चिंतित हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इस कार्यक्रम को सही करेंगे और हम लोगों से भी बैठक करेंगे, जिससे कि हम वहाँ के चारों धाम की व्यवस्थाओं को अच्छा किया जाए और सुदृढ़ किया जाए। साल 2024 में पहले भीड़, ट्रैफिक जाम को लेकर यात्रा में दिक्कतें हुई, तो फिर केदारनाथ की आपदा ने यात्रा पर असर डाला। ऐसे में साल 2025 में होने वाली यात्रा की अभी से तैयारी करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं, ताकि अगले यात्रा सीजन में श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पूरा फोकस शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने पर है। मुख्यमंत्री ऊखीमठ जा चुके हैं, वहीं गंगोत्री के तीर्थ पुरोहित चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जल्द ही मुखबा भी आए। इसको लेकर जल्द ही तीर्थ पुरोहित मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। गंगोत्री मंदिर समिति के सचिव सुरेश सेमवाल का कहना है कि जल्द मुख्यमंत्री से मिलकर उनको न्योता दिया जाएगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये भी बहुत बड़ी पहल है और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री को मिलने आया हूँ और मिलूंगा आजकल में और उनको आमंत्रित करूंगा मुखबा में, जहां शीतकालीन यात्रा हम चाह रहे हैं कि 18 तारीख को फिर हम लोग और बढ़िया से कार्यक्रम के उन्होंने ऊखीमठ में कर दिया है, तो उसके लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत अच्छी पहल है, इससे पूरी यात्री वहां पर आएंगे। जी। देहरादून के ननूर खेड़ा में पीआरडी जवानों का स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम के साथ यहां पर मनाया गया। रैतिक परेड की सलामी कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने ली है। इस दौरान मृतक 12 सदस्यों के परिवार को 15 लाख रुपए बांटे गए। रेखा आर्या ने कहा कि आपदा, चारधाम यात्रा और चुनाव में पीआरडी जवानों की भूमिका अहम होती है और सरकार ने जहां जवानों का प्रतिदिन मानदेय बढ़ाया है, वहीं महिला जवानों को मातृत्व अवकाश भी दिया गया। साथ ही रेखा आर्या ने घोषणा की कि पीआरडी जवानों को बेटी की शादी पर 50,000 दिए जाएंगे। जो कार्य विभाग के द्वारा पीआरडी जवानों के हित में निर्णय लिए गए हैं वो आज उनके समक्ष आज फिर से उनको स्मृत भी करवाया। इसके साथ ही जो कुछ नए निर्णय हुए हैं, जहां हमने मृत आश्रितों को आज नौकरी दी है, जहां आज उनकी बच्चियों को छात्रवृत्ति देने की बात हो रही है वो दी भी है, जहां उनके रिटायरमेंट के बाद में उनको कुछ धनराशि प्राप्त हो सके आज उसके भी चेक यहाँ पर वितरित किए गए हैं। तो लगातार विभाग जो है पीआरडी जवानों के हित में बेहतरीन निर्णय कर रहा है। जो उनकी समस्याएं हैं लगातार उसका निस्तारण करने का काम कर रहा है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत हरिद्वार के ऋषिकुल विद्यापीठ संस्कृत विद्यालय में आयोजित खेल प्रतियोगिता में शामिल हुए और खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए गए। इसके बाद धन सिंह रावत ने डाम कोठी में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि हरिद्वार बड़ी आबादी वाला जिला है, इसलिए यहाँ पर 3 नए उप जिला अस्पताल खोले जाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का फायदा उठा सके। अभी हम हरिद्वार जिले में यहाँ की आबादी के हिसाब से यहाँ का ढांचा और ठीक कर रहे हैं स्वास्थ्य का, कि यहाँ कम से कम 3 उप जिला चिकित्सालय बनाने के लिए प्रस्ताव हम मांग रहे हैं।
ताकि सरकारी सिस्टम से ज़्यादा लोगों का इलाज हो सके। बाकी यहाँ नर्स से लेके सीएचओ से लेके हमारी आशाओं से लेके पूरा स्टाफ हमने दे दिया है। उत्तराखंड में होने वाले राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां जोरों पर है। इस बार की गेम्स की थीम ग्रीन गेम्स पर आधारित होगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में होने वाले नेशनल गेम्स को ग्रीन गेम्स की थीम दी गई है, जो पूरे देश और दुनिया को पर्यावरण के प्रति संदेश देगी। ग्रीन गेम्स का मतलब है कि खेलों में ज्यादा से ज्यादा ई वेस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। नेशनल गेम्स में ई वेस्ट से बने मेडल तैयार करने की प्लानिंग की जा रही है। इसके अलावा डिग्रेडेबल प्लेट्स, ग्लास का इस्तेमाल किया जाएगा। फूड रिसाइकलिंग, बॉटल्स कलेक्शन के अलावा सोलर एनर्जी का बेहतर इस्तेमाल करते हुए सभी नेशनल गेम्स वेन्यू को सोलर पैनल से आच्छादित किया जाएगा। साथ ही खिलाड़ियों और तमाम आगंतुकों को रीयूजेबल वाटर बॉटल्स इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जाएगा और खिलाड़ियों के लिए भी ई वेल्क का उपयोग देखने को मिलेगा। यानी कि प्रदेश के जिन जिन स्थलों पर गेम्स होंगे वहां पर्यावरण संरक्षण का विशेष ध्यान रखा जाएगा। ग्रीन गेम्स का कॉन्सेप्ट ये है कि न्यूनतम प्लास्टिक का इस्तेमाल होना या प्लास्टिक का इस्तेमाल न के बराबर होना, और उसी कॉन्सेप्ट में आगे काम करते हुए खेल विभाग ये कोशिश कर रहा है कि पूरे आयोजन में जो है वो प्लास्टिक का इस्तेमाल ना हो और ई व्हीकल का इस्तेमाल हो और सोलर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हो और मेडल भी जो है आपके ई वेस्ट से बना आपका मेडल हो। देश और विदेश में कई अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में ई वेस्ट से मेडल बनाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने की कोशिश की जाती है। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में भी वेस्ट से मेडल तैयार किए गए थे, जिसे अब उत्तराखंड में भी दोहराया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बतरवाल की रिपोर्ट। चमोली से खबर आ रही है, जहां पर नीति मलारी हाईवे के पास नदी में शव मिला है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को मामले की जानकारी दे दी है। ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला के पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान है। टेक्निकल रिपोर्ट के बाद बीते कई सालों से पुल बंद है और अब उसकी जगह फाइबर ग्लास का बजरंग सेतु बन रहा है, जिसका इंतजार स्थानीय लोगों के साथ साथ विश्व के पर्यटकों को भी है। हालांकि देरी से क्षेत्रवासियों में काफी आक्रोश है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि अगर समय सीमा में काम पूरा नहीं हुआ तो सभी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। पहला ग्लास ब्रिज आप देख रहे हैं लक्ष्मण झूला में बन रहा है, पूरे देश का पहला ग्लास ब्रिज है। जानकी सेतु ने एक विशिष्ट पहचान हम लोगों को दी है। डिले पे डिले होता जा रहा है, कहीं ना कहीं जो देखिए 26 जनवरी उसको एक कट ऑफ डेट दी गई है और 26 जनवरी तक अगर पुल तैयार नहीं हुआ तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। हरिद्वार में प्रशासन पर अवैध खनन का आरोप लगाते हुए मातृ सदन के ब्रह्मचारी दयानंद अनशन पर बैठे हैं। वहीं गंगा सभा भी गंगा की ड्रेजिंग और समतलीकरण के समर्थन में आ गई है। गंगा सभा के महामंत्री तन्मय विशिष्ट का कहना है कि गंगा की धारा को नियंत्रित करने के लिए ड्रेजिंग और समतलीकरण जरूरी है। किसी भी संस्था को इसका बेवजह मुद्दा नहीं बनना चाहिए। आपको बता दें, मातृ सदन के संत दयानंद अवैध खनन के खिलाफ पिछले 5 दिनों से अनशन पर हैं और 5 दिनों से लगातार धरना दे रहे हैं। के नाम पर राजनीति कर देना, और मैं देख रहा था कुछ संस्थान जो हैं सीधे बड़े अधिकारियों को और बड़े नेताओं को और शायद सीधे मुख्यमंत्री जी के लिए भी बोल रहे थे। तो मैं इन चीज़ों से अनभिज्ञ हूं, पर मेरा ये मानना है कि पहले सारी चीज़ों का अवलोकन कर लिया जाए, उसके बाद इन सबको कार्य किया जाए और नियमानुसार जो भी कार्य है उसको करने की अनुमति के साथ साथ इस कार्य को किया जाए। उत्तरकाशी में भटवाड़ी की गौशाली गांव की एक गौशाला में देर रात अचानक से भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से गौशाला में बंद 7 मवेशियों की जलकर मौत हो गई। राजस्व पुलिस नुकसान का आकलन कर रही है। उत्तरकाशी में एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर दानवीर कर्ण की देवता के रूप में पूजा होती है। वहीं 24 साल के बाद जब कर्ण देवता की डोली गांव पहुंची तो आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। देखिए।
तस्वीरें उत्तरकाशी के गैंचवाड़ गांव की हैं, जहां सिंगतूर और गढ़ुगाड़ पट्टी के 25 गांव के आराध्य देव दानवीर कर्ण महाराज की डोली 24 साल बाद गैंचवाड़ गांव पहुंची। इस दौरान ग्रामीणों ने कर्ण महाराज की डोली का भव्य स्वागत किया। वहीं देवता के स्वागत में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। दानवीर कर्ण महाराज 3 महीने तक गैंचवाड़ गांव में प्रवास पर रहेंगे। गैंचवाड़ गांव के साथ ही बड़ासू, पंचगाई पट्टी, रामा और सिराई पट्टी से भी बड़ी संख्या में ग्रामीण आराध्य देवता के दर्शन करने पहुंचेंगे। इस दौरान रात को देव डोलियों का पूजन किया गया और श्रद्धालुओं ने क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। 24 वर्षों में यहाँ पर बरमास जो होती है हमारी, 24 वर्षों में यहाँ पर कर्ण महाराज यहाँ पर आए और विशाल भंडारा था यहाँ पे। सबसे बड़ी खासियत है 10,000 की भीड़ में एक आदमी भी शराबी नहीं मिलेगा, किसी भी घर में एक बूंद भी दारू की नहीं मिलेगी, मांस मदिरा बिल्कुल पूर्ण रूप से वर्जित है। ये परंपरा जो है आगे भी चलते रहेगी और बाकी जो लोग यहाँ पे आए हैं तो शायद वो सभी लोग जो है खुश है और मैं इस बात से जो है हमारा गांव जो है खुश है और आगे जो है ये कार्यक्रम जो है इसी प्रकार से प्रत्येक गांव में ये वनवास का कार्य चलता रहेगा। राज्य में दानवीर कर्ण महाराज का एकमात्र मंदिर मोरी विकास खंड के देवरा गांव में है। मंदिर से देवता की डोली हर साल प्रवास पर अलग अलग गांव में भ्रमण पर जाती है और गैंचवाड़ गांव में देवता 24 साल बाद पहुंचे। उनके साथ शल्य महाराज और मां रेणुका की देव की डोली भी पहुंची। देवता के पहुंचने पर पूरे गांव में पारंपरिक देव संस्कृति की झलक देखने को मिली। कहते हैं और इस समय 24 वर्षों के बाद इनका आगमन गैचान गांव में हुआ है, जहां पर यहाँ की मातृ शक्ति ने यहाँ के सभी लोगों ने कर्ण महाराज जी का भव्य और दिव्य स्वागत किया है। यहाँ 3 कर्ण महाराज जी विराजमान रहेंगे और पूरे सभी क्षेत्र के लोग यहाँ पर उनका 3 महीने तक दर्शन करेंगे। देवता के स्वागत में जहां पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन सुनाई दी, वहीं ग्रामीणों ने देर रात तक कफुआ, रासों और तांदी नृत्य किया। कड़ाके की ठंड में भी लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं थी। उत्तरकाशी से न्यूज़ 18 के लिए बलबीर परमार की रिपोर्ट। उत्तराखंड महिला क्रिकेट टीम की नीलम भारद्वाज ने नागालैंड के खिलाफ सीनियर महिला वनडे ट्रॉफी टूर्नामेंट में दोहरा शतक जड़कर खेल जगत में सनसनी मचा दी है। 18 साल की नीलम दोहरा शतक मारने वाली सबसे युवा महिला बल्लेबाज बन गई है। नागालैंड के खिलाफ मैच में नीलम ने 137 गेंद में नाबाद 202 रन बनाए। अपनी इस पारी में नीलम ने 27 चौके और 2 छक्के जड़े। उनकी इस पारी की बदौलत उत्तराखंड ने ये मुकाबला 259 रनों से जीता। मंगलवार को हुए मैच में उत्तराखंड की महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उत्तराखंड ने 50 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 371 रन बनाए। ओपनर नंदिनी कश्यप के 81 रन और नीलम की डबल सेंचुरी के बाद कंचन परिहार ने भी 53 रन की पारी खेली। नागालैंड ने अपनी 9 गेंदबाजों से बॉलिंग कराई, लेकिन उत्तराखंड के बल्लेबाजों के सामने पूरी टीम लड़खड़ा गई। तो उत्तराखंड की टीम ने शानदार पारी खेली है। पहाड़ की नीलम भारद्वाज ने कमाल कर दिया है और महिला वनडे ट्रॉफी टूर्नामेंट में डबल शतक लगा है। नागालैंड के खिलाफ नाबाद 202 रन उत्तराखंड की टीम की तरफ से बनाए गए। 259 रनों से ये मैच अपने नाम किया गया और ये मैच जीत लिया गया। हरिद्वार के लक्सर में सरकारी अस्पताल में एक डॉक्टर के भरोसे ही ये अस्पताल चल रहा है। आलम यह है कि पीएचसी प्रभारी की छुट्टी में चले जाने के बाद मरीजों को बिना इलाज के वापस लौटना पड़ रहा है और प्राइवेट क्लिनिकों पर महंगे दामों में इलाज कराना पड़ता है। मरीज मांग कर रहे हैं कि अस्पताल में
और ज़्यादा डॉक्टर यहाँ पर तैनात होने चाहिए। लेने आए थे आज। क्या बोल रहा उन्होंने? जी इन्होंने कहा था डॉक्टर साहब ने आ जाए। अच्छा, पहले भी आए थे आप? पहले भी आए जी। अब वापस जा रहे हो? हाँ, वापस जाना पड़ा है। कहाँ से लोगे दवाई फिर? हाँ जी, कहाँ से दवाई लोगे फिर? भैया कहीं से लेना जी, फिर कल को आओगे जब आओगे डॉक्टर साहब। पहली बर्फबारी के साथ ही शीतकाल का भी आगाज हो गया है। बर्फ से लदे पहाड़, आसमान से गिरती बर्फ की फुहारें देखने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन इन इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए शीतकाल के ये 6 महीने किसी मुसीबत से कम नहीं होते। सोमवार को शीतकाल की पहली बर्फबारी हुई तो समूचा पहाड़ शीतलहर की जद में आ गया। कृषि बागवानी को अगर छोड़ दिया जाए तो यहाँ रहने वाले लोगों के लिए शीतकाल कई परेशानियां लेकर आता है। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ के कई इलाके तो ऐसे हैं जहाँ भारी बर्फबारी में रास्ते और सड़कें बंद हो जाती हैं। और इन क्षेत्रों के गांव शीतकाल में निचले इलाकों में शिफ्ट हो जाते हैं। साथ ही उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पानी और बिजली की आपूर्ति ठप हो जाती है। स्कूल बंद करने पड़ते हैं, स्वास्थ्य सेवा भी लगभग ठप सी हो जाती है। साथ ही पाला पड़ने से सड़कें भी खतरनाक हो जाती हैं। मवेशियों के लिए चारा जुटाना भी ग्रामीणों के लिए एक समस्या बन जाती है। जब ज्यादा बर्फबारी होती है तो सड़कें जगह जगह बंद हो जाती हैं। कई जगह ग्लेशियर जो है आ जाते हैं, रोड खुलना बहुत टफ हो जाता है। तो बहुत जो शीतकालीन जो सुक्के से ऊपर के जो लोग हैं उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इससे पहले प्लाइन भी वहां से होता था 6 महीने के लिए, लेकिन अब बहुत कम प्लाइन होता है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।